आपका माइक ऑन नहीं है दीपिका जी। मंगलाचरण। नमो नमः। नमो नमः। नमस्कारः। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानाम् अथ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त समीश्वरम्। ओम। एतदनन्तरं साक्षात् परिचय निमित्तम् अपि च कार्यक्रमस्य परिचय सन्दर्भितं यत्किमपि वाचकीयम् अस्ति, अपि च आशीर्वचन निमित्तम् अस्मत्पुरतः विराजन्ते डॉक्टर सुमन केएस महोदयाः। एते अस्मत् मुख्य मार्गदर्शकाः भवन्ति। आदौ सर्वप्रथमं सर्वेषां स्वागतं व्याहृत्य साक्षादेव सुमन महोदयान् अहम् आह्वये। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः महद्भ्यः अद्यतन कार्यक्रमस्य प्रमुख स्व परिचयनं दातृभ्यः तत्र भवद्भ्यः महद्भ्यः एवम् अस्माकं सर्वेषां तत्र संस्कृतज्ञानां मित्राणां इयं या परिषत् वर्तते तस्यै हार्दं प्रणामान् समर्प्य इदमस्माकं सौभाग्यं यत् सेप्टेम्बर मासस्य 2020 वर्षे अर्थात 2020 तमे वर्षे आरंभं प्राप्ता इयम् अंतर्वीक्षा एतावत्पर्यन्तं 20 विद्वज्जनानां मित्राणां परिचयन प्रापणे अस्माकं कृते विशेषतो उपयोगी अथवा उपयोगिनी जाता इयं परिषत् इति अहं वक्तुं मोमुदे। तत्र तावत् आदौ यदि अहं स्मृतिपटलात् किंचित् उत्थाय स्मरामि, तत्र माधव देशपांडे महोदयः यश्च विदेशे स्थित्वा अस्माकं संस्कृतस्य विषये संस्कृतस्य कृते महत् कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, तेषां तत्र परिचायनं सर्वैः स्वदेशीयैः विदेशीयैश्च अवश्यं प्राप्तव्यमिति मत्वा अवश्यं प्राप्यमिति मत्वा तत्र तावत् इयं जाह्नवी तेषां परिचायनं कारितवती। तदारभ्य एतावत्पर्यन्तम् अनेके न केवलं विद्वांसः किन्तु संस्कृतस्य कृते ये कार्यकर्तारः सर्वत्र स्वकीय
धनेन मनसा शक्त्या च संस्कृतस्य परिपोषणे निरताः तादृश जनानां परिचायनम् अस्माकं इयं जाह्नवी कारितवती इति अहोभाग्यम् अस्माकम्। इदानीं 21तमा इयं सभा अथवा अंतर्वीक्षा नूनमेव अस्माकं संस्कृतप्रेमिणाम् अनुरागम् इतोपि अभिवर्धयति। एवञ्च तेषां सान्निध्यं सम्प्राप्य कथं वा तेषाम् इतोपि ज्ञानं वयं प्राप्तुं शक्नुयेम इति इत्यस्मिन् विषये नूनमेव जाह्नवी अस्माकं मोदाय भविष्यति भवति च इत्याशासे तत्र भवतां महतां परिचायनं कारयितुं मन्मित्रवर्याः डॉक्टर बिपिन कुमार झा महोदयाः, डॉक्टर दीपिका दीक्षित महाभागा, सरिता महाभागा इत्यन्ये एवमादयः सुहृदः विशेषरूपेण सर्वदा संस्कृतप्रसारणे अस्माकं संस्कृतिप्रसारणे तद्वारा नियतं तत्र कटिबद्धादराः वर्तन्ते इति कारणादेव इयं जाह्नवी नित्यं प्रवहमाना वर्तते। जाह्नव्याः बहूनि मुखानि सन्ति। तत्र पत्रिकारूपेण बहूनां संस्कृतज्ञानां विदुषां ज्ञानं प्रसारयितुम् इयम् उद्युक्ता वर्तते। अन्येन मुखेन इयं जाह्नवी एतादृश अंतरवीक्षादि कार्यक्रमैः संस्कृतस्य तत्रापि विशेषतः संस्कृतज्ञानां परिचायनम् अवश्यं भावि इति मत्वा तदपि कुर्वती वर्तते। अन्येन च वदनेन इयं जाह्नवी यथा जाह्नवी प्रवहमाना अन्यानपि अन्येषु कुलेष्वपि तत्र प्रसरन्ति प्रवहन्ति तानपि अंतरणीय यथा स्वयं अभिवर्धयति एवमेव जाह्नव्याः उद्देशः एव अयं यत् न केवलं जाह्नव्याः अभिवर्धनं न किन्तु अन्यानपि अंतरणीय अन्येषां कृतेपि साहाय्यं कृत्वा अन्यानपि स्वीयान् मत्वा संस्कृतस्य प्रसारणे संस्कृतशास्त्राणां सर्वत्र प्रसरणे इयं नित्यं अनुकूलकरा वर्तते। एवमेव जाह्नवी प्रवहेत् तदर्थं युष्माकं सर्वेषामपि साहाय्यं अनुरागः विद्वन्मण्डल्याः विशेष प्रीतिः वात्सल्यम् इत्यादि भवतु इति सर्वदा कामयमानः अहं विरमामि इत्यलं पल्लव तल्लच कल्पानल्प जल्पनेन। बहुशः धन्यवादः महोदय। संस्कृतान्तरवीक्षः नाम्नेति जिज्ञासा प्रश्नस्थले भवतां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। आदौ सर्वप्रथमं वाक्कुसुमैः स्वागतं करोमि। संस्कृतान्तरवीक्षायां द्वितीयचरणे प्रथमोऽयम् अवसरः यदा अस्माकं मुख्यमार्गदर्शकः कार्यक्रमे वर्तते।
अतो एतेभ्यो अपि स्वागतं करोमि। एतदनन्तरं मम प्रथमा जिज्ञासा अतिथिं प्रति एवमेव अस्ति। वस्तुतस्तु संस्कृतभाषा अद्यापि धरातले जनभाषा नास्ति। एतत् कारणभूतं कारणं किम् इति स्वाभिमतं प्रस्तुवन्तु कृपया। धन्यवादः। नमो नमः सर्वेभ्यः। अतः मम सौभाग्यं यत् अत्र भवतः सम्मुखे एतद् विषये चर्चां कर्तुम् अवसरः लब्धः। इदानीं यः अहं विपिन महोदयं प्रश्नं कृतवान् यत् मया एतत् सर्वं यदा प्रश्नोत्तरः भवति तत्र संस्कृतेन एव उत्तरं देयं वा हिन्दी वा आङ्ग्लभाषायां वा कर्तुं शक्नुमः। सः उक्तवान् यतोहि ये जनाः शृण्वन्ति ते सर्वे संस्कृतज्ञाः न सन्ति, अतः हिन्दी भाषायाः आङ्ग्लभाषायाः अपि उपयोगं कर्तुं शक्यन्ते। अतः अहम् इदानीं भवत्याः प्रश्नस्य उत्तरं हिंदी भाषायामेव ददामि। आपने पूछा है कि संस्कृत भाषा अभी भी जनभाषा नहीं है उसका कारण क्या है? देखिए, संस्कृत हमें सबसे पहले तो हमें ये लोगों में यह विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। हमारी जिन लोगों से चर्चा वार्ता होती है, संस्कृत का ज्ञान जो संस्कृत पढ़े हुए हैं, जो संस्कृत के अध्यापक हैं, उन्हीं लोगों तक अधिक सीमित है। बाकी जो दूसरे प्रोफेशंस में हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकालत करते हैं, इन लोगों में संस्कृत का ज्ञान बहुत कम है, परंतु उन्होंने पढ़ा है, दूसरे साहित्य से पढ़ा है, अनुवाद की पुस्तकें पढ़ी हैं, तो उससे अधिकांश हमारे संस्कृत के जो पुस्तकें हैं उस पर विदेशियों ने भी बहुत उस पर शोध कार्य किए हैं। तो प्रायः इस पर वाद विवाद होता है कि संस्कृत भाषा कितनी प्राचीन है, सबसे प्राचीन है कि नहीं। तो संस्कृत भाषा हमें प्राप्त कहाँ से हुई? संस्कृत भाषा हमें प्राप्त हुई वेदों के माध्यम से, वेदों से। वेदों को हम हर हिंदू इस देश का वेदों का अपूर्व विषय मानता है। अर्थात वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है, वो सीधे ईश्वर से ऋषियों को प्राप्त हुई, उन्होंने उपलब्धि की और उन्होंने बाद में अपने शिष्यों को बताया। तो वेदों की भाषा है संस्कृत। तो यदि वेद सबसे प्राचीन है और वेद अपूर्वशेय है, तो फिर संस्कृत भाषा भी अपूर्वशेय ही है। इसलिए वह संस्कृत भाषा जो प्राप्त हुई मनुष्य जाति को, वो अपने आप में पूर्ण थी, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट। उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी, उसमें न कुछ सुधार नहीं हो सकता था। और पर उसमें वही भाषा हमें प्राप्त हुई। उसके बाद उसमें कोई उन्नति होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि वह तो पूर्ण थी अपने आप में, उसको कोई और उन्नत नहीं कर सकता था। तो उसको डिजेनरेशन ही हुआ। किस प्रकार से हुआ? जैसे वेदों में गो शब्द है, उसके संस्कृत में रूप चलते हैं गौ, गावह, गावह, ऐसे रूप चलते हैं। यही गो शब्द जब लोग उसको गाय कहने लगे, तो गाय शब्द के तो रूप नहीं चल सकते। वह विकृति जब उत्पन्न हुई तो वह फिर संस्कृत भाषा नहीं रही, कोई और भाषा बन गई। तो जब बौद्धिक स्तर लोगों का जब संख्या बढ़ने लगी जनमानस की, तो जरूर जो प्राचीन काल में जो ऋषियों का जो समय जो स्तर था, धीरे धीरे जब फैलता गया और इसी का एक तरह से समझिए क्षरण होता गया और संस्कृत भाषा चर्चा में रही। ऐसे नहीं कि संस्कृत समाप्त हो गई, संस्कृत भाषा चर्चा में थी। किस प्रकार से? अभी जो भारत में एक बहुत विख्यात भाषाविद हुए हैं, डॉक्टर प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी, उन्होंने लिखा है कि 500 AD तक, मतलब जो
ईस्वी तक, इस समय 2024 चल रहा है ना, 500 ईस्वी तक कोई व्यक्ति जो संस्कृत जानता था वह वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया से लेकर के भारत, श्रीलंका, फिर थाईलैंड, बर्मा, श्याम, थाईलैंड, इंडो चाइना होते हुए इंडोनेशिया के द्वीप समूह तक यात्रा कर सकता था बिना किसी असुविधा के। वैसे ही तिब्बत, चीन, कोरिया से लेकर जापान तक। तो वह समय था जब भारत शिक्षा का केंद्र था, आधे, कम से कम आधे विश्व का। तो फिर ये डिजेनरेशन कैसे हुआ? इसका मुख्य कारण था कि जो बाहर के जो ये इस्लामिक आक्रमणकारी थे, उनके हाथों हिंदुओं की पराजय। सबसे इससे पहले तक भारत में अपने मत प्रतिष्ठा करने के लिए तर्क का ही सहारा लिया जाता था, पर पहली बार भारत में लोगों ने देखा कि अपनी मत प्रतिष्ठा के लिए तलवार का प्रयोग हो रहा है। और इसी का कारण था कि हमारे जो शिक्षा के प्रतिष्ठान थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, ये सब ध्वस्त हो गए। परंतु फिर भी एक अंडर करंट चलता रहा हमारे देश की संस्कृत को कोई समाप्त नहीं कर सका। हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी, परंपरागत रूप से संस्कृत की शिक्षा दीक्षा चलती रही, क्योंकि संस्कृत की शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक होती थी। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनकर उसको याद कर लेते थे। तो जो चीज मस्तिष्क में है उसको तो नष्ट नहीं किया सकता, पुस्तकों को तो जला सकते हैं, लेकिन जो मस्तिष्क में है उसको कैसे जलाएंगे? तो उसे हमारी प्राचीन जो गुरुकुल पद्धति से पठन पद्धति थी, उसके कारण से संस्कृत बची रही। और आज भी हमारी जो पहचान है वह इसीलिए जीवित है क्योंकि संस्कृत भी जीवित है। पश्चिमी देशों ने बहुत अधिक प्रयास किया यह बताने के लिए कि संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज, संस्कृत मृत भाषा है। परंतु संस्कृत अगर मृत होती तो फिर हमारी हिंदू संस्कृति भी मर चुकी होती। आज हम अपने आप को हिंदू कहने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए उपस्थित न होते। संस्कृत भाषा को किसी के अपनी शक्ति से जीवित है और आज भी जीवित है। तो वो परंतु ये जो कारण है, जो संस्कृत भाषा जनभाषा से दूर हो गई, उसका यह एक मुख्य कारण था कि भारत में जो विदेशियों का आक्रमण हुआ और भारत का जो यह एक करीब 1000 वर्ष तक जो यह गुलामी का चला समय, इस्लामिक रूलर्स, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी वही किया। तो इसमें से अब हमें निकलना है, उसके अब तैयारी हो रही है। अब धीरे-धीरे पुनः हम अपनी उस पहचान को प्राप्त करने के लिए ही प्रयासरत हैं। उसी के ये लक्षण है, जो सब आपका प्रयत्न है, ये उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, आगे। महोदय, अत्यंत समीचीनतया भाषायाः वर्तमानकाल की दशा दिशाश्च भवता वर्णिताः। धन्यवादः। मदीया द्वितीया जिज्ञासा एवम् अस्ति महोदय, साम्प्रतिक समाजे विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र किं महत्त्वं वर्तते, सोदाहरणं कथयन्तु। देखिए, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र महाभारत में आता है, अनुशासन पर्व में। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के विषय में लोगों ने सुना है और उसका गायन भी लोग प्रस्तुत करते हैं, और मैंने भी ऐसे कई गायन सुने हैं और अच्छे-अच्छे गायक हैं। और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के विषय में जो प्रचलित धारणा है, केवल धारणा नहीं है, यह अनुभूत सत्य है। हमारे प्राचीन वैद्य चरक संहिता में कहा गया है कि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के श्रवण से किसी भी प्रकार का ज्वर दूर हो जाता है। और यह कुछ दिन पहले मैंने एक सूचना देखी थी कि कांचीपुरम के शंकराचार्य को ज्वर हुआ तो उन्होंने डॉक्टरों से इलाज करना मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र सुनाओ, तो उनके शिष्यों ने उनको सुनाया, 3 बार उनको सुनाया गया, उनका ज्वर छूट गया। तो यह एक है कि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ से जो लाभ होता है। पर जो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का जो मुख्य उसका जो उद्देश्य था,
वह था कि महाभारत में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया, इस युग में वह कौन-सा देवता है जिनके नाम से या जिनका स्मरण वरण कर से स्तवन करने से सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तब इन्होंने भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र सुनाया था। इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि श्री शंकराचार्य ने इसका भाष्य लिखा है। शंकराचार्य ने उपनिषदों का भाष्य लिखा और भगवद गीता पर भाष्य लिखा और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पर भी उनका भाष्य प्राप्त होता है। उन्होंने प्रत्येक नाम के पीछे उसके जो भाव है उसको अपने भाष्य में लिखा है। उसके बाद भी कई विद्वानों ने उससे काफी प्रयास किया। हमने हमारे एक जो हमारे संस्कृत से जुड़ी हुई है एक महिला है, वो अच्छा गायन करती हैं। उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का गायन रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था। मैंने उसको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे उच्चारण भी बहुत स्पष्ट था। तो उसी से मुझे प्रेरणा ये मिली कि केवल गायन करने से क्या होगा, जब तक इसके भाव को, नाम के अर्थों को नहीं समझेंगे। तब हमने एक ऑनलाइन कक्षा शुरू की, उसमें कई लोग जुड़े और उसमें हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में जो विष्णु के नाम आए हैं, उन नामों पर चर्चा करते हैं और प्रत्येक नाम के पीछे उसका कौन-सा धातु है, प्रत्यय है, किस प्रकार से वह निष्पन्न होता है और उससे क्या भाव निकल के आता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसको करते हुए मैंने पाया कि प्रत्येक नाम को जब हम विस्तार करते हैं, तो पाते हैं किसी न किसी उपनिषद के तत्व को ही वह प्रकट करता है और यह बड़ा अद्भुत ग्रंथ है और इसके नामों को, अगर अर्थों को हम समझें, तो भीतर बहुत उन्नत प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। पर यह है कि इन नामों को, अर्थों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हमने और पर यह है कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के विषय में बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं है, पर फिर भी लोगों ने इसका नाम सुना है, पर इसके पीछे क्या है उसके बारे में बहुत से लोग जानकारी नहीं रखते। जहाँ जो केरल में जो कालाडी में शंकराचार्य का जन्म स्थान का आश्रम है, वहाँ पर मैं एक बार गया था। तो वहाँ मैंने देखा, वहाँ पे निरंतर सुबह से लेकर शाम तक विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ हो रहा है, माइक पर होता रहता है और वह लोग जो भी वहाँ जाता है उसको वो वो सुनता है, क्योंकि वो लगातार चल रहा है और लोग उसको सुनते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के सुनने से निश्चित रूप से मन ईश्वराभिमुख होता है और मन पवित्र होता है और जो चित्त शुद्धि, जो आध्यात्मिक एक है परंपरा, जो भीष्म पितामह ने कहा है, इस युग में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ से न केवल शारीरिक रोग दूर होते हैं, मन की मलिनता भी दूर होती है। जनसाधारण में इसका जितना प्रचार होगा उतना अच्छा होगा। हम अपनी कक्षाओं के माध्यम से उसी का प्रयास करते रहते हैं। चलिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और हरि कथा, हरि नाम तो अनंत स्वरूप वाला है ही, और आपने जैसा कि उदाहरण स्वरूप उससे जो विकार, जो शारीरिक हो या मानसिक हो, वे दूर होते हैं। हम सभी उन सब से लाभान्वित होंगे और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उनके महात्म्य को वर्णित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। महोदय नमो नमः। हाँ, इस नमो नमः। जिज्ञासा की श्रृंखला में मेरी भी एक जिज्ञासा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। महोदय जी, आपको सर्वप्रथम कब ऐसी अनुभूति हुई कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों का मूल संस्कृत है? देखिए, मैं जब आपको जैसे मेरे परिचय में बताया गया होगा, मैं एक तकनीकी इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग पास किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मैंने
यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में 30 वर्ष तक एक इंजीनियर के रूप में सेवाएं दी। वह मेरी वृत्ति थी, जीविकोपार्जन का एक मार्ग है। पर जब मैं पढ़ता था उस समय भी मुझे ऐसा लगता था कि हम अपनी जो ये विद्याएं हैं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, हम अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं। क्या हम इन्हें अपनी भाषा में नहीं पढ़ सकते? तो उसी समय से संस्कृत में एक रुचि उत्पन्न हुई थी कि संस्कृत में क्यों नहीं पढ़ सकते? पर संस्कृत उस समय मुझे नहीं आती थी। उसके बाद जब मैं पास करने के बाद नौकरी में आया, तो जो अपना वृत्ति थी वो तो थी, पर साथ में अपने जो धर्म ग्रंथों के प्रति भी रुचि थी। तो गीता पढ़ने चला, तो देखा गीता का श्लोक पढ़ा तो उसका अनुवाद पढ़े बिना मुझे उसका कुछ अर्थ तो समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा कि यह संस्कृत मेरी ही भाषा है, मेरी ही संस्कृति है, मेरा ही सब कुछ है और मैं ही इसको नहीं जानता और मुझे इसको अनुवाद से पढ़ना पड़ रहा है। तो वह जो एक अपूर्णता की अनुभूति भीतर हुई, उसने मुझे झकझोर दिया कि मेरी संस्कृति है, सब कुछ मेरा ही है, पर फिर भी मुझे दूसरों के अनुवाद के सहारे इसको पढ़ना पड़ रहा है, मैं इसका एक शब्द भी समझ नहीं पा रहा। तो वहीं से शुरू हुआ कि जब तक संस्कृत नहीं सीख लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। तो संस्कृत का अध्ययन आरंभ हुआ और मुख्य रूप से मैंने जो प्राचीन व्याकरण के सहायता से संस्कृत अध्ययन किया, पाणिनि के अष्टाध्यायी को आधार बना करके, और मेरा सौभाग्य था मुझे ऐसे गुरु मिले जिनसे मैं अष्टाध्यायी पढ़ पाया। उसके बाद फिर धीरे-धीरे चलता रहा और इसी प्रकार से संस्कृत में जो मुझे ऐसा अनुभूति मुझे हुई कि संस्कृत यदि मैं नहीं जानूँगा, नहीं पढ़ा और संस्कृत नहीं सीखा, तो फिर मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी जड़ से ही अलग हूँ। अपने जड़ से जब तक जुड़ा नहीं होगा तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है? केवल खाना-पीना, नौकरी करना और एक दिन मर जाना, तो फिर उसका लाभ क्या है? तो फिर इसी ने मुझे संस्कृत सीखने के लिए, पढ़ने के लिए निरंतर मुझे प्रेरित, यही भावना मुझे करती रही और मैं उस मार्ग को फिर कभी छोड़ नहीं पाया। इसी प्रकार से चलता रहा। चलिए। जी महोदय, धन्यवाद। इसी क्रम में मेरा एक दूसरा आपसे एक जिज्ञासा है एक और, कि संस्कृत पाठदान के प्रति रुचि उत्पन्न होने हेतु आप प्रेरक के रूप में किनको अग्राधिकार देना चाहते हैं? देखिए, जब मैंने संस्कृत अध्ययन करना शुरू किया, तो आप समझ ही सकते हैं कि मैंने 1982 में संस्कृत पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद चूँकि मैं नौकरी में था, फिर भी बहुत धीरे-धीरे मेरी गति बहुत धीमी थी। फिर भी करते-करते मैंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से पहले प्रथमा की, फिर मध्यमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा करते-करते शास्त्री तक की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। तो जब मैं शास्त्री की परीक्षाएँ कर रहा था, उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि जो कुछ अभी सीखा है, जाना है, वो यदि समाज को दिया नहीं तो फिर लाभ क्या है? ये तो फिर मेरे साथ ही चला जाएगा। उसी समय और स्वामी विवेकानंद के जो साहित्य है उसका भी मैं अध्ययन करता रहता हूँ और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि संस्कृत ही हमारे देश की सभ्यता का आधार है और संस्कृति के पढ़ कर के, संस्कृत के माध्यम से ही हमारा देश सशक्त हो सकता है। तो इस कारण से इन सभी जो बातें थी, इनका एक मिला-जुला असर ये हुआ कि मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि जो कुछ सीखा है इस समाज को दिया जाए। पर समस्या ये थी कि कैसे किया जाए? तब यहीं पर महामना मदन मोहन मालवीय मिशन के नाम से एक संस्था है। उस संस्था से वो सामाजिक कार्य करती रहती है।
विद्यालय भी चलते हैं। तो मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ था, सामाजिक कार्य होते रहते थे, एक विद्यालय भी चलता है। उसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी में चर्चा हो रही थी, तो मैंने एक दिन कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उन्हीं के नाम पर यह मिशन चल रहा है, तो हम लोग संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? तो दूसरे सदस्यों ने कहा, भाई हम लोगों को तो संस्कृत आती नहीं, आप ही करिए जो कुछ करना है। तो मेरे सामने यह एक चुनौती खड़ी हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ही करूंगा। तो मैं अकेले ही इस कार्य में उतर पड़ा। और पर समस्या ये थी कि मैं तो एक इंजीनियर था, मुझसे लोग संस्कृत पढ़ने के लिए क्यों आते? संस्कृत अध्यापक ही संस्कृत पढ़ाते हैं, यही लोग जानते हैं। तो हमने एक, जहाँ मैं पढ़ने जाता था, यहाँ पे नवल किशोर संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य जी थे, शंभु नारायण शर्मा जी उनका नाम, अब रिटायर हो चुके हैं काफी दिन पहले। तो उनको मैंने निवेदन किया कि आप चलिए, इस तरह से संस्कृत का कक्षा हम आरंभ करना चाहते। तो उनको साथ में लेकर के सायंकालीन कक्षाएं आरंभ की और सप्ताह में 2 दिन होती थी। तो शुरू में अच्छा रिस्पांस रहा, करीब 25-30 लोग उसमें जुड़े जो संस्कृत सीखना चाहते थे, पर उन्हें अवसर नहीं था, कहाँ पढ़े। तो उस प्रकार से सायंकालीन कक्षा शुरू हुई और वो चलती रही, 2-3 साल तक चली। फिर उसी दौरान संस्कृत भारती के संपर्क में मैं आया। संस्कृत भारती के कार्यकर्ता आए थे, उन लोगों ने संपर्क में आया, फिर संस्कृत भारती से जुड़ करके एक साथ मिलकर के कार्य करने लगे और इस प्रकार से चलता रहा और आज संस्कृत भारती के अवध प्रांत के अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। यही काफी इतने वर्षों तक कार्य करते करते उसमें फिर संभाषण का भी था और व्याकरण पढ़ाने के भी था, सब प्रकार का प्रयास किया गया। उसका प्रभाव हुआ, बहुत से लोग जुड़े, बहुत से कार्यकर्ता जुड़े और जुड़ते रहे, जाते भी रहे, क्योंकि अब युवावस्था में लोग जुड़ते हैं, फिर किसी का विवाह हो गया, गृहस्थ हो गया, नौकरी हो गई, कहीं ट्रांसफर हो गया, कहीं दूर से चला गया, पर लोग जाते रहे, नए लोग जुड़ते रहे, पर कार्य हमारा चलता रहा। इस तरह से पूरे प्रांत में कार्य का विस्तार हुआ। अब सभी जगह कुछ न कुछ कार्य चल रहा है। बताइए आगे चलिए। जी महोदय, धन्यवाद। प्रणाम महोदय। हाँ, नमो नमः। महोदय, मेरी एक जिज्ञासा है, संस्कृत के विकास हेतु भविष्य में आपके क्या संकल्प हैं? देखिए, संस्कृत वस्तुतः इस प्रश्न में एक दुविधा है कि संस्कृत का विकास नहीं हो सकता। संस्कृत पूर्ण विकसित है भाषा। हम केवल संस्कृत को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। संस्कृत में न तो कुछ जोड़ा जा सकता है, न उसमें से कुछ हटाया जा सकता है। संस्कृत अपने आप में एक पूर्ण भाषा है, पूर्ण विकसित भाषा है और जो कुछ हुआ है उससे घटा ही है, उससे कुछ आगे बढ़ना संभव ही नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि संस्कृत को देवभाषा क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें सीधे वेदों से प्राप्त हुई। वो अब शुरू से ही पूर्ण थी, पूर्णतया परफेक्ट थी। तो अब जो हम कर सकते हैं वो केवल इतना ही कि लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाया जाए और लोगों को उसके प्रति आकर्षित किया जाए। अब आज की स्थिति यह है कि विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि उतनी नहीं है, क्योंकि हमारे शिक्षण पद्धति में ही कुछ उसमें कमियां हैं और जो ये कमियां हैं इसको हमारे शिक्षा नीति में कुछ सुधार करके हो सकता है, क्योंकि जब तक हम बचपन से संस्कृत के प्रति रुचि नहीं जगाएंगे तब तक लोगों में वो रुचि नहीं आ सकती। कुछ सब में तो ऐसे संस्कार नहीं होते। अब मैं अपने जीवन में जब पलट कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि जो मैं तो एक इंजीनियर था, मेरे चारों तरफ मेरे सब सहयोगी सब इंजीनियर थे, सब अलग-अलग सब इंजीनियर्स थे और दूसरे बाबू और जो दूसरे जिस तरह कार्य करते सब करते थे।
पर संस्कृत का कार्य करने के लिए संस्कृत के प्रति रुचि मुझ में ही क्यों उत्पन्न हुई, औरों में क्यों नहीं हुई? तो यह ईश्वर की कुछ महिमा थी जो उसने मुझे अपना माध्यम बनाया। और ऐसा जब होता है तो यह जो भी कार्य होता है, जो मानता हूँ वो यही कि ईश्वर की इच्छा से ही जो होना है हो रहा है, होगा। इसमें मेरी अपनी शक्ति नहीं है जो कार्य करने के लिए। और जो भी कार्य हो रहा है उसको हम जब तक अपने अहंग बुद्धि से कार्य करते हैं तो करते रहते हैं, तो उससे तो छुटकारा नहीं है, वो तो हो गई। तो हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि लोगों को संस्कृत के प्रति आकर्षित करने का प्रयास करें। उसके लिए मैंने जब मैं वहाँ पर था, सर्विस में था, तो हमारे कार्यालय में 10 दिवसीय शिविर में चलाता था, लोगों को बुलाता था, लोग बैठते थे और आते भी थे। और उसमें चूँकि लोगों में भीतर एक संस्कार है हमारे देश में, संस्कृत सुनने जब लोगों के कानों में संस्कृत पड़ती है तो लोगों में एक भावना उत्पन्न होती है। मैंने कुछ लोगों को संस्कृत में बोलना सिखाया और जब से आते-जाते हुए कहा, किसी से पूछा, जोर से पूछा, "कुत्र गच्छति भवान?" वो उत्तर देता था, "गृहम् गच्छामि।" उतना ही सुन कर के लोग ठिठक के रुक जाते थे कि अरे! ये लोग संस्कृत में बोल रहे हैं। थोड़े से 2-4 शब्दों के वाक्य बस, तो उसी से लोगों में आकर्षण उत्पन्न होता था और लोग आकर के जुड़ते थे, कहते हम भी सीखना चाहते थे। इस प्रकार से जब हम संस्कृत में बोलते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को वो आकर्षित करता है और एक वातावरण तैयार होता है। जहाँ भी मैंने संस्कृत में कुछ बोला या भाषण दिया, वहाँ का एक वातावरण बदल जाता था और लोगों में एक संस्कृत पर जिज्ञासा उत्पन्न होती थी। तो जो हम कर सकते हैं वो केवल यह कि लोगों को कुछ थोड़ा बहुत संस्कृत सिखाएँ, संस्कृत बोलने में का प्रयास करें। इस प्रकार से जो संस्कृत भारती के जो संभाषण के होते हैं आंदोलन, वो बहुत प्रभावी हैं। उससे लोगों में संस्कृत में रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि हमने जितने भी संभाषण शिविर चलाए हैं, तो संभाषण शिविर समाप्त होने के बाद बहुत से लोग मेरे पास आए कि हम और आगे पढ़ना चाहते हैं और कैसे पढ़ें? तो उसके लिए फिर संस्कृत भारती के बहुत सी पुस्तकें हैं, उनके माध्यम से फिर आगे के कोर्स हैं, लोग पढ़ते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कार्य यही है कि हम जन-जन तक लोगों तक संस्कृत को पहुँचाने का यथासंभव प्रयास करते रहें। उसके लिए सबसे पहले अपने जीवन में संस्कृत को लाना होगा, अपने घर में लाना होगा, अपने बच्चों को सिखाना होगा, अपने आस-पड़ोस में, तो अपने घर से ही तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। सबसे पहले अपने जीवन में उसको संस्कृत को लाने का प्रयास करना होगा और उसमें धीरे-धीरे चलता रहेगा। चलिए आगे। जी महोदय, इसी प्रश्न की श्रृंखला में मेरी दूसरी जिज्ञासा है कि आप अनेक उच्च स्तरीय संस्थाओं में जुड़कर संस्कृत सेवा में के लिए तत्पर रहे हैं। पर इस कार्य में आपको प्रारंभ में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये हम लोग सभी जानना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आरंभ में तो कोई संस्था थी ही नहीं। शुरू में जब मैंने यहाँ लखनऊ में कार्य शुरू किया, तब अकेले ही शुरू किया। एक संस्था को, जैसे मैंने अभी बताया, महामना मालवीय मिशन में मैंने प्रस्ताव रखा और उन्होंने वहाँ सबने हाथ खड़ा कर दिया कि हम तो जानते नहीं, आप ही करिए। तो अकेले ही कार्य शुरू किए। फिर संस्थाओं से तो बाद में जुड़ा और संस्थाओं ने ही फिर, जैसे संस्कृत भारती संस्था से पहले मैं जुड़ा, फिर उसका आगे बढ़ता रहा, कार्य होता रहा। फिर जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है, यहाँ आते-जाते थे, ये तो सरकारी संस्थान है। यहाँ पर मुझे कुछ वर्ष पहले उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। पर वह नियुक्ति इसीलिए हुई क्योंकि मैं संस्कृत के लिए कार्य करता रहा और संस्कृत भारती का प्रांत अध्यक्ष था। उस दृष्टि से उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कुछ कार्य करे। जब योगी जी की सरकार आई तब इन्होंने मुझे बनाया। इससे पहले तो कितनी सरकारें आई चली गई, किसी को
जो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद होते थे ये राजनीतिक होते थे, इसमें केवल अपने ही लोगों को बिठाया जाता था। तो यहाँ भी योगी जी ने बिठाया, पर उन्होंने कुछ छांट करके लोगों को बिठाया ताकि कुछ काम हो सके। तो हम लोगों ने यथासंभव कार्य किया। तो यहाँ पर तो संस्थाओं में तो जो मैं गया हूँ, तो यह मैंने किसी संस्था में जाने का अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। संस्थाओं ने ही मुझे बुलाया कि आप आइए यहाँ कार्य कीजिए। जब कोई संस्था आती, जैसे मैंने आपको बताया कि आरंभ में कठिनाई क्या हुई, जैसे महामना मालवीय मिशन मैंने आरंभ किया, तो वहाँ पर पहली कठिनाई यही थी कि कैसे पढ़ाया जाए, वहाँ पे फिर कक्षा समय क्या हो, फिर कक्षाएं हैं उसमें लोग आए, लोगों कैसे उसका प्रचार हो, उसका तो मौखिक प्रचार हुआ, कोई इसमें पैसा देने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि इसमें हर कार्य में कुछ ना कुछ खर्चा तो होता है। किसी से अगर संस्कृत के लिए पैसा मांगो तो बहुत मुश्किल है। किसी धार्मिक कृत्य के लिए तो लोग पैसा दे देते हैं, दान कर देंगे। आप जागरण के लिए पैसा मांगिए, दे देंगे, पर कहीं कि संस्कृत के लिए करना है तो कि क्या होगा उससे, कि उसे तो जो भी किया अपने तरफ से ही किया, अपने पास से ही खर्चा किया, और इससे यही सब कठिनाइयाँ थी बस, और कुछ नहीं। पर जब संस्कृत के लिए एक भावना उत्पन्न होती है, तब फिर ये सब बातें तुच्छ हो जाती। फिर वो सब ईश्वर फिर जब आपके मन में भावना हो कि करना है, तो ईश्वर ही साथ जुगाड़ भी कर देता है। फिर मुझे कार्यकर्ता भी अच्छे मिले जिन्होंने फिर कुछ इसमें आगे बढ़ा और मेरी सहायता भी की। इस तरह से धीरे-धीरे काम आगे बढ़ता रहा, और मुख्य संस्था जो है, मैं संस्कृत भारती से जुड़ के कार्य करता रहा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में तो मैं 2019 में यहाँ पर मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले तक तो वहाँ पर कोई मुझे दायित्व नहीं था, बस एक जाता था सदस्य के रूप में, सामान्य जब मुझे किसी पुस्तक की आवश्यकता होती थी या कुछ करना हो तो उस हिसाब से जाता था। वहाँ पर जो कार्यक्रम होते थे उसमें कभी कुछ योगदान करना हुआ उस हिसाब से। पर जो कार्य करना है संस्कृत के लिए, वो अपने स्तर पर महामना मालवीय मिशन और संस्कृत भारती, इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से ही किया। और जैसे आपको बताया शुरू में मैं अकेले ही था, फिर धीरे-धीरे लोग जुड़ते चले गए, संस्थाएँ जुड़ी और काम आगे बढ़ता चला। आगे। जी महोदय। इसी क्रम में मेरा एक प्रश्न और है, जो कि प्रथम वाले प्रश्न से ही संबंधित है, उसके विस्तार स्वरूप ही हम कह सकते हैं। महोदय जी, जो संस्कृत शिक्षण है उसका अध्ययन और अध्यापन सरल और सुगम हो सके, इसके लिए आपने व्यक्तिगत स्तर पर किन कार्यों को किया है, हम सभी जानना चाहते हैं। नहीं, अपना प्रश्न, आपका ध्वनि बहुत हल्की आई, थोड़ा फिर से बोलिए अपना प्रश्न। महोदय जी, जो संस्कृत शिक्षण है उसके अध्ययन और अध्यापन को सरल और सुगम बनाने के लिए आपने व्यक्तिगत स्तर पर किन प्रयासों को किया है, हम सभी जानने के लिए इच्छुक हैं। देखिए, संस्कृत शिक्षण जन सामान्य में किस प्रकार सरल और सुगम हो सकता है। पहली बात तो यह है कि संस्कृत के कठिन है, यह धारणा ही गलत है। तो क्योंकि संस्कृत को कुछ जो विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता था, उसमें जो रटने की पद्धति है, उस कारण से लोगों को उसमें भय उत्पन्न होता है कि संस्कृत कठिन है। यहाँ पर लखनऊ में रामकृष्ण मिशन ये संस्था है, वहाँ के अध्यक्ष जी ने मुझे एक बार बुलाया कि हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों को आप संस्कृत पढ़ाइए। तो जब मैं वहाँ गया, कुछ ब्रह्मचारियों को उन्होंने बुला करके बिठाया। वो मेरी संस्कृत चर्चा और प्रचार के विषय में जानते थे, इसलिए मुझे बुलाया था। तो सबके सब मुँह लटकाए हुए बैठे थे कि फिर से रूप रटना पड़ेगा। तो मैंने उनको कोई पुस्तक नहीं दी, कुछ नहीं दिया। उनको सीधे से कहा कि तुम लोग मुझसे संस्कृत में बात करो। उनको छोटे-छोटे वाक्य सिखा दिए। आगच्छतु, उपविशतु, जलं स्वीकरोतु, इत्यादि, इत्यादि।
तो ऐसा जब बोलना शुरू किया तो फिर वो सीधे होके बैठ गए, जो मुँह लटकाए बैठे थे वो सीधे हो गए और धीरे-धीरे चलने लगे। फिर क्या हुआ कि जब ये लोग भोजन करने जाते थे, तो जो सीनियर सन्यासी लोग थे, वहाँ पर भी उन्होंने वो वाक्य बोल दिए। तो उसके बाद मैं एक बार वहाँ मठ में गया तो वहाँ कई सन्यासी खड़े थे। उन्होंने मुझको देखते ही कहा, "अरे! आपने ये क्या कर दिया? ये तो 1 हफ्ते में संस्कृत बोलने लगे जो हम इतने सालों में नहीं कर पाए। आप लोगों ने इनको तो चार्ज कर दिया।" उसके बाद फिर चलता रहा पढ़ाई और मैंने उनको आरंभ में कोई पुस्तक नहीं दी, केवल इसी प्रकार से संस्कृत सिखाता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया, जब उन्हीं ब्रह्मचारियों ने मुझसे कहा कि अब हम व्याकरण पढ़ना चाहते हैं। उनके भीतर रुचि इतनी जाग गई कि उनका डर खत्म हो गया, है कि हम व्याकरण पढ़ना चाहते हैं। तो जो हमारे आरंभ में जो हम लोग संस्कृत पढ़ाने की पद्धति ही हमारे यहाँ इस प्रकार से बनी हुई थी, अंग्रेजों के समय से चली आ रही। वो शुरू से ही बच्चों में एक डर बैठा दिया और ये समझा दिया कि संस्कृत तो नंबर लाने के लिए बहुत अच्छा है। तो हाँ, पढ़ो संस्कृत विषय केवल इसीलिए लेते थे लोग कि उससे अच्छे नंबर आ जाते हैं मैथमेटिक्स की तरफ से। सही उत्तर दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए संस्कृत के प्रति रुचि है या संस्कृत पढ़ना है वो नहीं था। तो यह जो धारणा है इसको हटाना पड़ेगा। वह रुचि कैसे उत्पन्न हो सकती है जब बचपन से है संस्कृत को संस्कृत माध्यम से संस्कृत बोलचाल के माध्यम से पढ़ाया जाए, तभी बच्चों में उस प्रति रुचि उत्पन्न होगी और वह संस्कृत के प्रति जो डर है वो दूर हो जाएगा और वह धीरे-धीरे पढ़ने लगेगा। पर यह घर में तभी हो सकता है जब घर वाले भी उसमें रुचि लें और संस्कृत के प्रति बच्चों को उत्साहित करें। तो हर घर में पर अब शिक्षा पद्धति व्यावसायिक हो गई है। अब तो शिक्षा का उद्देश्य ये है कि कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाना है। पर पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमाइए। पर संस्कृत को अपनाने में कोई हर्ज नहीं। सब संस्कृत को अपनाएँगे तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं सही रास्ते पे चलते रहेंगे। बस इस इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए हम लोगों को ये। तो संस्कृत को सरल करने के लिए जो आपने प्रश्न पूछा है कि संस्कृत को सरल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो संस्कृत सरल ही है, वह कठिन है, यह धारणा गलत है, मेरा यही कहना है। तो उसके लिए क्योंकि कोई बच्चा जब भाषा सीखता है, तो कौन-सा व्याकरण उसको सिखाया जाता है? वो तो सुन-सुन करके सीख लेता है। तो बच्चों को जब बचपन से संस्कृत सुनने को मिलेगी, तो कभी भी उसमें कोई डर नहीं उत्पन्न हो सकता। वो स्वतः संस्कृत के प्रति उसके प्रति आकर्षित होगा और संस्कृत सीखने को चलेगा, आगे बढ़ेगा। पर उसके लिए हमें आरंभ से उसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने संस्कृत जो भी पढ़ी, स्कूलों में जब पढ़ी थी, संस्कृत को हिंदी माध्यम से पढ़ा। आप जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी कोई हिंदी में पढ़ाता है क्या? अंग्रेजी तो अंग्रेजी में ही पढ़ाई जाती है। हिंदी भी हिंदी में ही पढ़ाई जाती है। पर संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। उसमें यहाँ तक कि जो लोग पीएचडी किए हुए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जितने पीएचडी छात्रों से मिला हूँ, सबकी थीसिस हिंदी में है। कोई भी अपनी थीसिस संस्कृत में लिखा हो, ऐसा मुझे बहुत ही कम इक्का-दुक्का बिरले ही मिले हैं। बाकी 99% जो पीएचडी होल्डर हैं संस्कृत के, उनकी थीसिस हिंदी में लिखी हुई है। 99% 100 में से कोई एक मिलेगा ऐसा जिसने अपनी थीसिस संस्कृत में लिखी, पर तो सब पीएचडी हैं। तो इसमें दोष किसका है? हम ही लोगों का तो है। तो हम ही को अपने को सुधारना है सबसे पहले और अपनी शिक्षा पद्धति को सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा और घरों में बच्चों को उसी प्रकार से सिखाना पड़ेगा कि संस्कृत के प्रति लोगों में वो डर समाप्त हो। चलिए आगे। बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय जी। आपने बहुत ही जीवंत उदाहरणों से संस्कृत को किस प्रकार से सरल और सुगम बनाया जा सकता है, जिन सामान्य के लिए प्रायः वह सरल तो है ही, जैसा कि आपने भी अवगत कराया, परंतु जो संस्कृत के भाषाभाषी लोग हैं, उनके लिए सरलतम रूप है। और जैसा कि आपने एक जीवंत उदाहरण दिया कि एक भयावह जो रूप मन में उसका बैठा हुआ है, शब्द रूप, धातु रूपों को लेकर, वो प्रायः देखने को मिलता है। पर फिर भी किस तरीके से सरल
उत्तम रूप में सभी के सम्मुख आ सके, इसके लिए आपने बहुत सारे व्यक्तिगत प्रयास किए हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय जी। महोदय जी देखिए मैं क्या कह रहे हैं? कुछ जी महोदय तो बोलिए आप। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरी जो भी शिक्षा दीक्षा हुई है, उसमें मैंने आपको जो पहले बताया है कि संस्कृत शिक्षा हम जीवन में कुछ भी हो, चाहे टेक्निकल लाइन में हो या किसी में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, संस्कृत से हमें भावनात्मक रूप से इसलिए जोड़ना है क्योंकि संस्कृत हमें यह हमको जानना होगा कि जैसे अभी हमने शुरू में हमने चर्चा की थी कि संस्कृत ही हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति उसका आधार वही है। तो जब संस्कृत एक प्रकार से संस्कृत में ही हमारे देश की प्राण शक्ति निहित है। संस्कृत जाने बिना हम अपने जड़ से नहीं जुड़ सकते। तो जो भी इसको किसी वृत्ति से जोड़ना उचित नहीं। वृत्ति मतलब पैसे कमाने से, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग वही पूछते हैं कि संस्कृत सीखकर क्या होगा, इससे क्या नौकरी मिलेगी? नौकरी तुम कहीं भी प्राप्त कर सकते हो, नौकरी करिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर नौकरी करने का यह अभिप्राय नहीं होता है। 1 मिनट पर नौकरी करके अपना धन उपार्जन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो कार्य है संस्कृत को अपने जीवन में उतारने के लिए जो अब जैसे मैंने पूछा कि संस्कृत शिक्षा में पदार्पण पीछे किसकी प्रेरणा रही? तो प्रेरणा तो भीतर से आती है। वह प्रेरणा आप अगर किसी के प्रेरणा से हो जाता, तो हम तो पता नहीं कितनों को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं, पर कहाँ लोग आगे बढ़ते हैं। वह तो आपके भीतर अगर उसकी चिंगारी है, तो आप आगे बढ़ेंगे। वह तो प्रेरणा तो ईश्वर ही देता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। और तभी आप स्वयं आगे बढ़ते हैं और संस्कृत के लिए कुछ कार्य करने की जो मन में अगर भावना उत्पन्न होती है, वह आपके भीतर जो अच्छे संस्कार होते हैं, वही आपको आगे ले जाते हैं। बस ये है कि बाहरी परिस्थितियाँ सहायक ज़रूर होती हैं, इसीलिए हम अगर बाहर उस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे, तो लोग जुड़ेंगे, अवश्य जुड़ेंगे। और यही दिखता है कि जब बाहरी परिस्थितियाँ को हमको उसी प्रकार से निर्माण करना है। वो वही लोग कर सकते हैं जो संस्कृत जानते हैं और उन्हें इस प्रकार से वातावरण तैयार करना पड़ेगा कि लोग उससे उसके प्रति आकर्षित हों, जुड़ें। उनके भीतर फिर जो सोया हुआ जो उनके भीतर जो भावना जो सुप्त है, वो जगे। अभी है लोगों में पर वो सोया हुआ है। किसी-किसी में जग गया, तो वो कार्य कर रहा है। तो इसी तरह से जब सभी में जगे तो जगेगा कब? जब वो दूसरों को जगा हुआ देखेगा तभी स्वयं भी जगेगा। तो ऐसे जितने अधिक लोग जगेंगे, धीरे-धीरे लोगों में होगी, तो यही वातावरण तैयार करना पड़ेगा। चलिए आगे चलिए। एक बार संस्कृत में पदार्पण किया और न जाने कितने ही छात्रों को, अभ्यर्थियों, विजेताओं को आप लाभान्वित कर रहे हैं संस्कृत शिक्षण के माध्यम से। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नहीं मैं समझा नहीं प्रश्न आपका जो जी महोदय, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, पूरा बोलिए अपना प्रश्न। जी, जी। महोदय जी, पश्चिम बंगाल के जयरामबटी स्थित रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ सन्यासी जी के साथ आपका संपर्क कब और कैसे हुआ तथा वहाँ अब पूर्णतः संस्कृत संभाषण प्रचलित है? जो रामकृष्ण मिशन में मैंने जो आपको बताया कि यहाँ लखनऊ रामकृष्ण मिशन में मैंने यहाँ पर
छात्रों को संस्कृत पढ़ाया काफ़ी वर्षों तक वो चलता रहा। तो इस समय जयराम बाटी में जिन 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 जो संस्कृत पढ़ते हैं मुझसे, वो उन दिनों लखनऊ आश्रम में थे। अब इन लोगों का स्थानांतरण होता रहता है। तो ये लखनऊ से उनको जयराम बाटी भेज दिया गया। वहाँ जब पहुँचे, उनके मन में अभिलाषा थी कि संस्कृत पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। तो उन्होंने वहाँ से मुझको स्वयं फ़ोन किए और कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं। तो ऑनलाइन में उनकी क्लास शुरू हुई और चल रही है, अभी भी चल रही है। सप्ताह में 2 दिन वो पढ़ते हैं। पर ये है कि उनकी मुख्य उनका उद्देश्य संस्कृत पढ़ने का कि संस्कृत के माध्यम से गीता को समझना और संस्कृत के शास्त्रों को समझना। संभाषण भी वो करना चाहते हैं, वो मुझे साथ संभाषण का भी अभ्यास करते हैं, परंतु अकेले ही। सभी सन्यासियों में मैंने जो पाया, बहुत से सन्यासी संप्रदायों में मैं घूमा हूँ, देखा हूँ। संस्कृत के प्रति उनमें आकर्षण है, श्रद्धा है, परंतु पढ़ने के प्रति उनके पास उतना या तो समय नहीं है या फिर उसके लिए जो कुछ थोड़ा बहुत जो परिश्रम करना पड़ता है, वो उसके जो अधिक रुचि रखते हैं, वो लोग तो करते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे सन्यासी मुझे मिले हैं जो संस्कृत में बोल सकते हैं, संस्कृत संभाषण में उनको अभ्यास है, परंतु अधिकांश सन्यासी संस्कृत संभाषण में उनको अभ्यास नहीं है। वो अपनी-अपनी स्थानीय भाषा में ही आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं उन्हीं को पढ़ते रहते हैं और उनके अनुवाद को ही पढ़ते रहते हैं। पर कुछ सन्यासी हैं जो मूल शास्त्रों को संस्कृत में समझना चाहते हैं। तो उन्होंने वही उसी उद्देश्य से उनका पढ़ने का है, पर साथ में संभाषण का भी अभ्यास वो करते हैं। पर पढ़ने वाले वो अकेले ही हैं, सब के सब नहीं हैं जो सबको संभाषण सिखा सकूँ मैं। अगर सब लोग मिल कर के पढ़ें, क्योंकि उनकी यहाँ पर भी लखनऊ में मैंने कई बार प्रयास किया, परंतु होता ये है कि सब इकट्ठा नहीं हो पाते एक समय में। कहीं किसी को आरती में जाना है, किसी को किसी और कार्य सौंप दिया गया है कुछ। तो यह एक अड़चन होती है। फिर भी प्रयास तो चलता ही रहता है और जितना भी हो सका है संभव है चल रहा है। पर ये नहीं कि सबके सब संभाषण करने में समर्थ हो गए हों। कुछ ही लोग हैं जो कर पाते हैं। चलिए, आइए। जी महोदय, धन्यवाद। इसी श्रृंखला में अंतिम जो जिज्ञासा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि महोदय जी, आप संस्कृत के प्रचार हेतु अंतर्जाल माध्यम को कितना उपयोगी मानते हैं? हाँ, यह अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि मैं जब संस्कृत शिक्षण करता था, कार्यालय में करता था, ऑफ़लाइन जिसे आप कह सकते हैं, तो उसमें मुश्किल से 5-6 लोग ही जुट पाते थे, क्योंकि दूर-दूर से कोई आएगा, आने-जाने की समस्या तो रहती थी। अब ये अंतर्जाल के माध्यम से कोई कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, चाहे देश में, विदेश में, जुड़ जाते हैं। अभी मेरी क्लास चलती है शुक्रवार और शनिवार को, और आपको आश्चर्य होगा सुन कर के ये कि उसमें लगभग 90 से 100 लोग जुड़े हुए हैं, जिससे पूरे देश के तो है ही हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर के अमेरिका, वियतनाम, थाईलैंड के भी लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। तो जिनको संस्कृत ये मेरी अष्टाध्यायी की क्लास चलती है, जिसमें इतने लोग पढ़ रहे हैं। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गया कि इतने लोग इसमें जुड़ गए, क्योंकि इससे पहले तक कभी इतनी संख्या नहीं रही। मुश्किल से बहुत होती तो 30-35 लोग जुड़ जाते थे, वो भी अंत में वो भी घटते रहते थे। यहाँ भी घटे हैं, जब शुरू किया था तब 120-25 करीब थे, अब घटते-घटते 90 रह गए हैं, 100 से 90 रह गए। अब देखते हैं अंत तक कितने लोग रहते हैं, पर यह भी संख्या एक आश्चर्यजनक है कि इतने लोग, लगभग 100 लोग अभी तक 6 महीने हो गए इस क्लास को चलते हुए, और 100 लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग निरंतर इसमें पढ़ रहे हैं और बराबर मैसेज करते रहते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ते रहना चाहते हैं। तो ये अंतर्जाल निश्चित रूप से उपयोगी है, इसका लाभ लोगों को पहुँच रहा है। और यह तो एक, क्योंकि कोरोना के समय अंतर्जाल का सिस्टम शुरू हुआ ऑनलाइन, क्योंकि उस समय सब
बंद हो गए थे। और यह एक तरह से समझ लीजिए कि विष में से अमृत निकलने वाली बात है कि उसमें से उसका एक ही चीज, अच्छी चीज निकल के आई और इसका निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव हो रहा है। चलिए आज जी, धन्यवाद महोदय। आपने बहुत ही उत्तम तरह से हमारी जिज्ञासाओं का शमन किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आज की जो यह श्रृंखला रही अत्यंत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रोत्साहित करने वाला रहा है यह कार्यक्रम आज का। जब यह 2020 15 सितंबर 2020 से यह प्रारंभ हुआ था, उस समय से लेकर के निरंतर यही प्रयास रहा है कि कुछ ऐसे विषय वस्तु को लाया जाए जिससे कि युवा पीढ़ी जो है उसे कुछ ले सके और आगे अपने मन में एक संकल्प ले सके जो कि संस्कृत के संदर्भ में क्या कार्य करना है। आज मैं देख रहा था जो कि अलग अलग प्रश्न रखे गए थे संस्कृत जनभाषा को लेकर के, विष्णु सहस्त्रनाम के प्रभावों को लेकर के, भारतीय संस्कारों का मूल संस्कृत, इसको आधार बना करके संस्कृत के विकास के उपागम को लेकर के, साथ ही जनसामान्य हेतु संस्कृत जो है इसको लेकर के। तो बहुत अलग अलग प्रश्न आ रहे थे, अलग अलग क्षेत्र से प्रश्न आ रहे थे, लेकिन महोदय ने बहुत सरलता से, सहजता से अपने अनुभव के आधार पर चर्चा करते रहे। इसमें यह देख रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों में हमें अध्यापन का अवसर मिला। संस्कृत क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे रहे। जैसे मैं नालंदा विश्वविद्यालय में था तो वहां पर लगभग 17 देशों के, अलग अलग देशों के बच्चे थे जो कि संस्कृत क्या उनको वर्णमाला तक नहीं पता था और आ से प्रारंभ करके उनको आगे बढ़ाया गया। वहीं पर दूसरे इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा जहां पर मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में पारंपरिक छात्रों को पढ़ाया जहां पर कि रसगंगाधर जैसे दुरूह विषय वस्तु थे। वहीं पर तीसरी जगह है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जहां पर कि एक इस तरह का कोर्स रखा गया फंक्शनल संस्कृत, जिसमें कि अध्यापक या अन्य अन्य कर्मचारी जो हैं उनके लिए भी कंपलसरी किया गया था जो कि वो संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं। तो वहां पर बिल्कुल अलग था जो कि संस्कृत के ज्ञान विज्ञान जो है उन्हीं से उनका वास्ता था। जैसे कि याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहार पद जो है FIR से संदर्भ में न्यायिक शब्दावली जो है इनको लेकर के, इस तरह करके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का हमने देखा। तो वहां पर हमने एक चीज अनुभव किया, हो सकता है कि ये मतैक्य न हो उस बिंदु पर, हमारे जो शास्त्रों में कहा गया है जो कि अर्थकरी विद्या, जब हम चिंतन करते हैं तो प्रारंभ में अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकेषु सुखानि राजन। तो प्रारंभ में अर्थागम भी कहा जा रहा है और लास्ट में फिर अर्थकरी विद्या भी कही जा रही है। तो ये जो हमारी विद्या जो है वह इस तरह का होना चाहिए जो कि आपको आगे जीवन को लेकर के चलने वाला हो, क्योंकि हम देश काल परिस्थिति को नहीं भूल सकते हैं। और आज जितने भी हम देख रहे हैं, जो भी संस्था है अगर संस्कृत के लिए सहयोग देने के लिए वो प्रस्ताव रख रहे हैं, वो IIT हो, IIM हो या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, वो अपने उसी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए, तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। और संस्कृत अध्ययन अध्यापन की जो अलग अलग विधा है, स्पोकन संस्कृत जो है जो हम संभाषण के लिए करवाते हैं वो अलग है, जब हम शास्त्रीय संस्कृत में आते हैं तो उसकी विधा अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रश्न थे वो हमें लग रहा है कि इन सब से अनुस्यूत था। खैर, हम यहाँ पर अंत में एक धन्यवाद ज्ञापन, एक औपचारिकता है, हालांकि यहाँ पर जितने भी हैं सभी रिकॉर्डिंग रूम में सभी अपने पारिवारिक सदस्य ही हैं, तो पारिवारिक सदस्य में धन्यवाद ज्ञापन नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता रखी गई है ताकि समापन की ओर जाने का संकेत मिले। जैसे हम लोगों के यहाँ भोज होता है तो प्रारंभ कैसे हो, तो प्रारंभ के लिए इंडिकेशन अलग से कुछ नहीं कहा जाता है। जब तेल या घी एक चम्मच दे दिया गया तो समझ लीजिए अब आप भोजन प्रारंभ कर सकते हैं, अर्थात नैवेद्य वगैरह दे सकते हैं। और अंत कैसे करेंगे, तो अंत में दूध का कोई आइटम आ गया, समझिए कि ये अंत है, इसके बाद नहीं कुछ मिलने वाला है। तो ये एक सिस्टम होता है। इसी तरह का ये औपचारिकता है। तो
तर्हि अस्मिन् कार्यक्रमे अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषां एकतन्त्रेण धन्यवादज्ञापनं करोमि। तत्रापि प्रामुख्येन अत्र ये अस्माकम् अतिथयः सन्ति प्रोफेसर डॉक्टर शोभनलाल उकील महाभागाः, एते प्रान्ताध्यक्षाः सन्ति अवधप्रान्तस्य अत्र संस्कृतभारत्याः। एतेषां जाह्नवी पक्षतः, संस्कृतान्तर्वीक्षा पक्षतः, अस्मत्पक्षतश्च धन्यवादान् वितनोमि। एवमेव अत्र अस्माकं मुख्य मार्गदर्शकाः समागताः सन्ति, सद्यः एव ते गतवन्तः। तेषां महानुभावानां कृते अपि जाह्नवी पक्षतः, संस्कृतान्तर्वीक्षा वीक्षा पक्षतः, अस्मत्पक्षतश्च धन्यवादान् वितीर्य अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति मुख्य संयोजिका रूपे डॉक्टर दीपिका महोदया, एवमेव शैलजा महोदया, सरिता महोदया, पुष्पराज महोदयः, एवमेव सागरिका महोदया, अत्र पी गौड़ी महोदय वर्तते, राहुल कश्यप महोदयः, एवमेव मनीष झा महोदय वर्तते। एतेषां सर्वेषां साकल्येन एकतन्त्रेण अन्ये अपि ये केचन प्रत्यक्ष परोक्ष रूपे अत्र समवेताः सन्ति, सहायकाः सन्ति, तेभ्यः ताभ्यश्च धन्यवादान् वितीर्य अहम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः। अन्ते सामूहिक रूपेण शान्तिमन्त्र पाठ सहैव अस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्तिर्भविष्यति। अतो एकतन्त्रेण सर्वे शान्तिमन्त्रम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः। अद्य बहु सम्यक्तया भवता सह चर्चा जाता।